शुरुआती में तो खैर अपने लोग हेल्प करते हैं, धीरे धीरे आदमी को पहुंच बढ़ता है और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चा पूरा देख रहा है और कंटेंट को सराह रहा है, उसको लग रहा है कि भाई ठीक ठाक जगह पढ़ रहे हैं। और हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा अगर पूरा लेक्चर बढ़िया से पढ़ लेंगे। कुछ चीज़ ऐसा है बाबू, जो पहला वाला चैप्टर है उसको हम एडजस्ट तीसरा या चौथा चैप्टर में करेंगे। जैसे बेरोजगारी को लेकर के है, गरीबी को लेकर के है, मनरेगा है, इस सब चीज़ को उधर पढ़ाएंगे हम। मौद्रिक विकास उसको वहाँ पढ़ाएंगे। अभी आर्थिक विकास से क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम हो रहा है। तुम तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर किया है। हम ग्रुप में क्वेश्चन आंसर शेयर करेंगे हम, और एकदम काफ़ी अच्छा आंसर किया तुम लोग। तो पिछला क्लास में अच्छा कुछ क्वेश्चन लिख लो, ठीक है? लिखो जल्दी से, कॉपी निकालिए। जो पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे राष्ट्रीय आय और जीडीपी से कुछ क्वेश्चन लिख लो। पहले अच्छा से नोट को पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन से करना है। लिखिए पहला क्वेश्चन, आय को परिभाषित करें। आय को परिभाषित करें। दूसरा, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? तीसरा क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद ब्रैकेट में जीडीपी को परिभाषित करें। सब छोटा मार्क्स में आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद में अंतर स्पष्ट करें। में अंतर स्पष्ट करें। हो गया? ये बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर इसमें लिखेंगे। जितना हो सकता है उतना करो, नहीं होगा तो लास्ट में एक आध सेशन चला देंगे, केवल क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। इसमें केवल क्वेश्चन आंसर ही करवा देंगे, ठीक है? तो तनाव में नहीं आना है। कल से आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय जीडीपी वगैरह हम समझा दिए थे। देखो आज कुछ और चीज़ हमको समझाना है, इसलिए ध्यान से पूरा क्लास को अच्छा से देखो, बढ़िया से कंसंट्रेट होकर देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। जीडीपी की गणना ध्यान से समझना। देखो जीडीपी की गणना बाबू दो मूल्य के आधार पर किया जाता है। दो मूल्य के आधार पर, एक को बोलते हैं आधार वर्ष और एक को बोलते हैं बाबू वर्तमान वर्ष। वर्तमान वर्ष बोले तो 2024-25, और आधार वर्ष कितना है जीडीपी के गणना के, तो 2011-12 है, काफी पुराना है। पहले सुनो ध्यान से समझो। देखो राष्ट्रीय आय की गणना नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है? पहले थोड़ा समझो कि जीडीपी की गणना जो है मूल्य के आधार पर इसको किस प्रकार से निकाला जाता है उसको हम लोग समझ रहे हैं। इसका दो गो आधार है। एक पहला आधार को हम लोग आधार वर्ष से कहते हैं, उसका आधार वर्ष कितना 2011-12, तो एक इस बेस पे निकलता है। दूसरा जो हम लोग है 2024-25, इसको क्या बोलते हैं बाबू? वर्तमान वर्ष, इसका आधार वर्तमान वर्ष है।
अच्छा, इससे जो निकलेगा उसको क्या कहा जाता है? स्थिर मूल्य। मतलब 11-12 में तो बहुत पुराना हो गया ना, वो स्थिर रेट है, स्थिर मूल्य में जीडीपी। और इसको क्या कहते हैं? वास्तविक मूल्य में। क्योंकि अभी के लेटेस्ट डेटा तुमको यही से पता लगेगा। अच्छा, यहाँ से जो हम लोग जीडीपी गणना करते हैं उसको कैसा जीडीपी कहते हैं? वास्तविक जीडीपी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? बताओ, वर्तमान में जीडीपी का जो गणना किया जाता है वह वास्तविक की मौद्रिक? मौद्रिक बताए थे ना, अभी की रेट के हिसाब से होता है। अब एक चीज और, मौद्रिक जीडीपी माइनस वास्तविक जीडीपी बराबर मुद्रास्फीति होता है। नाम सुने हैं? अब एक नया वर्ड आ गया, ध्यान से सुनना, एकदम शांति से सुनना, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। ई वाला ई बड़ा होता है, ये जो मौद्रिक जीडीपी है वो वास्तविक जीडीपी से हमेशा क्या होता है? बड़ा। कैसे बड़ा होता है समझते हैं, लेकिन ये दोनों के डिफरेंस, दोनों के अंतर को क्या हम लोग कहते हैं? ये आगे का टर्म है, आगे की चीज है, लेकिन थोड़ा सा समझो पहले। अब एक एग्जाम्पल के लिए तुमको समझाते हैं। कोई भी चीज ले लेते हैं, जैसे देखो जीडीपी में क्या होता है, एक अर्थव्यवस्था में जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उसका जो अंतिम मूल्य होता है बाजार का, उसी को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। दो आधार पे कर रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सब कुछ करो, प्याज का एग्जाम्पल लेते हैं। 2011-12 प्याज के रेट देखते हैं और अभी के रेट देखते हैं। जब मान के चलते हैं कि 2011-12 में जो प्याज का जो मूल्य था बाबू, 1 केजी प्याज का मूल्य, वो सपोज करो मान लेते क्या रुपया था? 10 रुपया था। और वर्तमान समय में मान लेते हैं कि प्याज का जो मूल्य है वो कितना हो गया है? मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, क्या हमको रेट नहीं होता पता है। तो 10 रुपये कितना है? 40 रुपया है। जब आप यहाँ से काउंटिंग कीजिएगा तो वास्तविक जीडीपी कितना निकल जाएगा? हम ऐसा मान रहे हैं कि एक देश में एक ही चीज का उत्पादन हो रहा है, ऐसे बहुत हजारों चीज का एक साथ उत्पादन होता है और सब जुड़ाता है, तब जाकर के अंततः क्या कहलाता है बाबू? जीडीपी कहलाता है। लेकिन हम मान लेते हैं कि एक उससे समझ में आ जाएगा तो सबको बारे में जो है वही दिमाग लगा देना है। तो मान लेते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में एक केवल प्याज को लेकर के समझाइए। तो मान लेते हैं कि एक जगह 2011-12 में जो रेट था प्याज का वो कितना था? तो इस हिसाब से वास्तविक जीडीपी का रेट कितना आ जाएगा? 10 रुपया आ जाएगा। और इस हिसाब से कितना होगा? बिल्कुल सही, कितना हो जाएगा बाबू? 40 रुपया हो जाएगा। अभी का जीडीपी मौद्रिक जीडीपी है, कौन सा जीडीपी हो जाएगा? और इन दोनों में डिफरेंस करो जरा सा। तो डिफरेंस मतलब कि अब देखो ज्यादा दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हमेशा ज्यादा होता है। तुमको लगता है कि 2011-12 में जो चीज का रेट जितना होगा और अभी उसका रेट कम गया होगा? बढ़ेगा ही हमेशा। तो 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 30 क्या बता रहा है? मुद्रास्फीति को बताता है। तो अभी केवल यही समझना मुद्रास्फीति क्या होता है कि जो मौद्रिक जीडीपी है और वास्तविक जीडीपी है, इसके अंतर को क्या कहा जाता है? अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो उसको टिक यही करना होगा, दे देगा तुमसे कि बताओ मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के अंतर को क्या कहते हैं। अब तुमको लग रहा होगा कि भाई इतना पुराना सरकार काहे आधार वर्ष रख लेते, इसको चेंज कर देता। जैसे जीडीपी के बारे में ठीक है, मुद्रास्फीति बताता है भाई कि ज्यादा हाई लो तो नहीं है ना, यही से बताता है ना कितना महंगाई हुआ, इसके बारे में जानकारी कहाँ पता लगा तुमको? मुद्रास्फीति भी बताता है कि वस्तु का रेट कितना हाई हो रहा है। तो एक आधार वर्ष सही है ना, तो सरकार अभी इस पर काम कर रहा है। ये चाहता है सरकार कि भाई ये जो आधार वर्ष है इसको 17-18 किया जाए। अगर कोरोना नहीं आता तो ये आधार वर्ष बदल 17-18 होता और जितना भीड़ होता उतना ठीक रहता। 2 साल पहले और 1 साल में देखा जाता है कि भाई कितना रेट बढ़ा है, तो सरकार इस पर ज्यादा जल्दी काम करता है। लेकिन इतना बड़ा है कि मत कहो, ये तो हाई हमेशा ही रहेगा, क्योंकि 11-12 क्या अभी का रेट में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, होता कि नहीं होता है? तो अब तुम लोग बताओ कि अब मुद्रास्फीति में आया कुछ? अब देखो, मुद्रास्फीति अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि रेट बढ़ेगा, और अगर मुद्रास्फीति कमेगा इसका मतलब है कि अभी प्याज का दाम कमेगा। प्याज का समझो, ठीक है, यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अगर मान के चलो कि अभी प्याज का रेट 50 रुपया हो गया, ठीक है, तो मुद्रास्फीति ज्यादा हो जाएगा, यहाँ 30 के बदले किया तो 40 हो जाएगा। अगर ये प्याज का रेट जो है 20 रुपया हो गया तो मुद्रास्फीति कितना बताएगा? तो बताओ कि आपके लिए, आपके हिसाब से कौन बेहतर है, मुद्रास्फीति का बढ़ना बेहतर है कि कम होना बेहतर है? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ मुद्रास्फीति का बढ़ना बेहतर होता है कि घटना बेहतर होता है, तुमको क्या लग रहा है? बढ़ना बेहतर लग रहा है? देखो सुनो ध्यान से, अरे घटेगा तो रेट कमेगा तो आपके लिए ये बेहतर हुआ ना? दोनों खराब है, दोनों स्थिति क्या है? खराब है। कैसे खराब है थोड़ा सा समझो, ध्यान से समझना। अगर मान के चलो, सपोज कीजिए कि पहले घटा लेते हैं, मुद्रास्फीति का वैल्यू क्या हो गया है, मतलब प्याज 40 की जगह कितना हो गया है? 30 हो गया है, या तो 20 ले लेते, 20 रुपया हो गया है। तो वर्तमान जीडीपी जो है हमारा कितना बताएगा? 20 बताएगा। अच्छा, एक देश है भारत, जो भी कहाँ चल रहा है, सब बात भारतीय अर्थव्यवस्था में चल रहा है।
और एक लेते हैं बगल में, कौन ले लेते हैं, चीन ले लेते हैं, वहां भी एक ही चीज ले लेते हैं, खाली प्याज ले लेते हैं। अब देखो मुद्रास्फीति कम हुआ, इसका नतीजा ये हो गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था के रुपए का रह गया, 20 रुपए के। और यही चीज अगर चीन में अगर वो 40 रुपए बेच रहा है तो उसका अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा। जो आज आप कहते हैं कि हमारा जीडीपी विश्व में सबसे चौथा हो गया, अर्थात सबसे चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, तो 21,000 रुपए कहते हैं हम लोग जीडीपी के। इसका मतलब है कि अगर कम हो गया तो हम लोग वैश्विक स्तर पर हमारा जो अर्थव्यवस्था वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। समझ बात को ना। तो तुमको लग रहा है कि भाई हम लोग तो राष्ट्रवादी हैं, बढ़ाओ इसको, नंबर 1 ले चलो भाई। अब जैसे 40 है, 50 कर दो, क्या दिक्कत है, तुम लोग तय कर देंगे, 50 करेंगे हमारा ज्यादा हो जाएगा, चाइना से आगे निकल जाएंगे हम, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ज्यादा में समस्या है, क्या समस्या है, एक तो कि ज्यादा को सही बात है कि जीडीपी में तो खैर वृद्धि होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम लोग निकल जाएंगे। और सरकार इसीलिए जो है तुम लोग देखता हो कि महंगाई करता है। एक्चुअली वो विरोध करते हैं सीधा कदम उठा करके कि तो हर विरोध के पीछे वही नहीं होता है कि विरोध कर दिए काम हो गया, नहीं। एक्चुअली सरकार करता तो जीडीपी को मेंटेन करने के लिए, वैश्विक स्तर को मेंटेन करने के लिए करता है। और जाहिर सी बात है उसके पास जो अपना यूनिट है, जो लोग है, उसी से पैसा उसको लेगा। तो अगर मान के चलो कि हाई हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हाई हो गया, अब सपोज कीजिए कि 40 रुपये था, ये 100 रुपये हो गया, अभी दिक्कत है। हमारा तो वैश्विक तो ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन मान के चलो कि उतना हाई हो गया, लोग प्याजी खरीदना छोड़ दिया, तब तो जो 40 रुपये था तो वो नहीं होगा, मार्केट क्या हो, डाउन हो जाएगा, सरकार को और घाटा को भी ना होगा। तो ध्यान रखना, ये संतुलित रहना आवश्यक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि जीडीपी बताओ, बढ़ना जो मुद्रास्फीति है वो बढ़ना से ही घटना चाहिए, तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से बढ़ना सही है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा बाबू, तो फिर कोलैप्स कर जाएगा, मार्केट डाउन हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगा। बात को समझ रहे ना। पिछला बार लॉकडाउन में टमाटर का रेट बढ़ गया था, प्याज का रेट बढ़ गया था, लहसुन का बढ़ गया था। तो जब आप पूरे चीज को, मुद्रास्फीति को समझिएगा तो और तुमको क्लियर होगा, और आगे तुमको समझाएंगे। तो सप्लाई पे काम करता है, किसी भी चीज का अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उसका रेट क्या हो जाएगा, और अगर प्रोडक्शन ज्यादा और मतलब ज्यादा मात्रा में मार्केट में आ गया तो उसका रेट क्या हो जाएगा। सीजन में कितना सब्जी का रेट गिर जाता है। तो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। तो थोड़ा बहुत मुद्रास्फीति के बारे में आइडिया लगा, समझ आई बात है, लिखवा दी इसको। देखो ऐसा ही, पहले तुम लोग ऐसा ही बनाओ तो जल्दी से, जीडीपी की गणना, और ये सब प्याज वगैरह नहीं लिखना है, ये केवल समझाने के लिए था। जल्दी तेजी में, जीडीपी की गणना, मूल्य, दो प्रकार से मूल्य को तय किया जाता है, एगो 11 बार, हाँ एगो 11 बार है, एगो 24 है। जल्दी उतारो इसको। हाँ, ऐसा तुम लोग को समझ, इस फॉर्मेट से पढ़ाते समय आता है तुम लोग ना, कोई दिक्कत नहीं होता है, कहीं दिक्कत नहीं होगा, तुम लोग को तनाव में नहीं आना है। कुछ लोग होंगे जो जैसे बोलेंगे कि बहुत ज्यादा पढ़ाई हो रहा है, नहीं, हम उतने पढ़ा रहे हैं जितना सिलेबस आपका अलाउ किया है, जितना आपका अलाउ सिलेबस कर रहा है, जितना क्वेश्चन बैंक में पूछा जा रहा है, जहां जहां से क्वेश्चन, हम वो सारा टॉपिक करवाएंगे। और जो मेरा रेगुलर बच्चा ऑनलाइन भी होगा, बहुत जल्द हम सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाएं और इसी लैब में पढ़ाएंगे। बच्चा की जरूरत है जो अपने लिए कुछ करना चाहता है, जिसके अंदर जुनून होना चाहिए, भीड़ वाला नहीं। और जितना हो सकता क्लास को शेयर करो। हाँ, क्योंकि शेयर ही हमारी ताकत है, हमको पता लगता है कि भाई बच्चा पसंद कर रहा है, जिस प्रकार से वाच टाइम वगैरह जा रहा है तो बच्चा देख रहा है, हमको अच्छा लग रहा है। तो आजकल के जमाना में 10 सेकंड के रील तो कोई देखना ही नहीं चाहता है, और 2-2 घंटा के वीडियो कौन देखता है। हमें इकोनॉमिक जैसा सब्जेक्ट है, हो गया। हाँ, ये दोनों हो गया ना, लगे हाथ नीचे जो है इसको भी लिख लो, मौद्रिक जीडीपी माइनस वास्तविक जीडीपी बराबर मुद्रास्फीति, और ये सिंबल दे देना, इससे पता लग जाएगा कि भाई ये हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग जीएनपी, नाम सुने जीएनपी का। चलो आज इसको भी साफ कर देते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में क्या कहेंगे बाबू इसको, सकल, कुल या सकल, कुल या क्या कहते हैं इसको, सकल। नेशनल है ना, राष्ट्रीय। कोई दिक्कत है, क्या होता है इसको समझे ध्यान से, एकदम तुलनात्मक समझाना, ध्यान से सुनना। अभी तक जो विद्यार्थी सोए हुए थे, इसको जीडीपी राष्ट्रीय नहीं बुझा रहा था, एक चांस के लिए और है, इसलिए हम सुना। 3 टर्म लेते हैं और तीनों को तुलनात्मक समझाते हैं। एक होगा हम लोग किसके लिए लेके चलेंगे बाबू, जीडीपी, और एक हम लोग लेके चलेंगे
राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। और एक हम लोग किसको लेके चलेंगे, जीएनपी। पहला इसका नाम पहले क्लियर रखो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में क्या कहते हैं, अभी का पूर्ण समझो, याद करो तुम लोग को जीडी बताए थे। इसमें पहला टर्म क्या था कि आप कोई भी उत्पादन करेंगे वो कहाँ करेंगे बाबू, घरेलू सीमा। घरेलू सीमा समझा दिए थे, अपना भारत हो गया, फिर जो समुद्र में कोई अगर छोटा बड़ा अगर टापू है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये सब जो देख रहे हैं केंद्रशासित प्रदेश, उसका बाउंड्री, प्लस अगर विदेश में हमारा कहीं दूतावास है वहां पे, ये सब किस में आ जाएगा, घरेलू सीमा। और इसमें क्या कि भाई देश के नागरिक हो या कहाँ के नागरिक हो, विदेश के नागरिक हो, अगर वो हमारे घरेलू सीमा में उत्पादन करेगा तो वहां से जो उसको इनकम होगा वो सब किस में काउंट किया जाएगा, जीडीपी में। यही बात हुआ था ना। चलो, राष्ट्रीय में क्या था, इसमें क्या बताए थे कि देखो पहला चीज है कि इसमें ओकरे इनकम हम लोग ऐड करेंगे जो हमारा देश का क्या हो, नागरिक हो, हमारे देश के क्या हो बाबू। और दूसरा, कोई जरूरी नहीं घरेलू सीमा, देश प्लस कहाँ भी विदेशी, मतलब दोनों देख रहे हैं एक दूसरे से एकदम उल्टा है। ये अलाउ कर रहा है देशी विदेशी दोनों को, ये केवल किसको अलाउ कर रहा है, देशी को अर्थात भारतीय नागरिक को। और ये केवल केवल कौन सीमा है, और ये घरेलू सीमा के साथ साथ कहाँ भी, अगर भारतीय आदमी मतलब राष्ट्रीय आय मतलब राष्ट्र देश के अपना है, देश के आदमी अगर घर में या तो बाहर में कहीं से भी पैसा ला रहा है तो समझ जाओ उसमें किसमें हम लोग काउंट करेंगे बाबू, राष्ट्रीय। तो भाई ये क्या चीज है, देखो ये आप लोग समझ गए हैं, दोनों बराबर होता है, कुल राष्ट्रीय आय बराबर उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सकल राष्ट्रीय हम लोग क्या कहते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, अगर ये दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा तो इसमें इसमें अंतर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वही बराबर है। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी शर्त वही है कि भाई जो इनकम होगा किसका इनकम काउंट होगा, किसका होगा, देश के, भारत के नागरिक हो, कहाँ देश में कि विदेश में, तो दोनों जगह, देश प्लस कहाँ बाबू, विदेश में। अगर इतना काउंटिंग किया जा रहा है इसका मतलब है कि हम लोग किसके किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब कुल यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तुमको इन दोनों के नाम में भी थोड़ा सा लग रहा है कि मैचिंग ऐसा दिख रहा है। अब अगर आपसे कहेगा बताओ जीडीपी और जीएनपी में अंतर बताओ तो बता दीजिएगा, बस इसका वाला पॉइंट वहां उठा के डाल दो, क्या दिक्कत है, कर लीजिएगा अपने से वही पॉइंट, बस वहां पे क्या अलग कर देना है बाबू कि जहां पे राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय लिखा होगा वहां पे क्या लिखना पड़ेगा तुमको, जीएनपी। आई बात समझ में, लिखवा दे इसको, पहले इसका परिभाषा लिखो, तो हेडिंग लगा लिया। अच्छा इसका हम परिभाषा बोलते हैं, सुनना तो ध्यान से, बोले देखिए, किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में, कितना साल में बाबू, एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिक द्वारा देश में तथा विदेश में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, पता है याद। कंडीशन सुनो, पहले पहले किसी भी देश में कोई भी कंट्री में वहां के नागरिक द्वारा, वहां किसके द्वारा बाबू, और एक वित्तीय वर्ष मतलब कितना दिन का काउंटिंग किया जाएगा, एक साल का, एक वित्तीय वर्ष में वहां के नागरिक द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अपने देश में या तो कहाँ उत्पादन करेगा, किसका किसका, सेवा का, तो किसका, वस्तु का करेगा, उसका कुछ ना कुछ मौद्रिक मूल्य होगा, बाजार का रेट होगा, वही जो अंतिम, अंतिम का मतलब क्या हो गया, अंतिम बताया तुम लोग ना, अंतिम वस्तु क्या है कि मतलब उसमें मूल्यवर्धन ना हो, पिछला क्लास में मूल्यवर्धन समझाए थे। जैसे अगर पार्ले जी का रेट 5 रुपये आ गया मार्केट में, वही 5 रुपये फिक्स है, उसमें पेंट करने की जरूरत नहीं है। जो बाजार में जो लास्ट प्राइस में बिकता है सामान, उसी को क्या कहा जाता है, अंतिम वस्तु कहा जाता है, उसी को अंतिम वस्तु यानी मौद्रिक मूल्य कहते हैं। तो बस अंतिम वस्तु या सेवा का जो मौद्रिक मूल्य होगा, अगर एक परिभाषा गलती से याद कर लिए तो आप ये सब परिभाषा बता देंगे, कहीं कोई अंतर नहीं है। ये सब जो है किसी सब विशेष समय काल के लिए निकाला जाता है, मतलब इसमें मेन रूप से एक साल का निकाला जाता है। लिखवा दे इसको, देखो हेडिंग दो पहले जल्दी से, GN, हाँ हिंदी पहले लिखो, कुल या तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, अरे कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। कुल या तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मेरा मोबाइल तो पुराना है, नहीं मेरा नया फोन रहा था, कैमरा थोड़ा, जब आजकल तो एक से बढ़ के एक फोन आ गया, 4 साल हो गया तो नया है, तो वो पापा के लिए खरीदे, हो गया।
लिखो, परिभाषा लिखो। वीडियो चल रहा है? लिखो, किसी किसी देश में वहां के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, इसको लेखांकन वर्ष भी कहते हैं, एक वित्तीय वर्ष में देश तथा विदेश में, देश का मतलब घरेलू सीमा भी समझ सकते हैं, देश तथा क्या लिखे, विदेश में उत्पादित उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा, अंतिम वस्तु एवं सेवा के मौद्रिक मूल्य को, के मौद्रिक मूल्य को मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। यानी अंतिम वस्तु सेवा, उसका मतलब होता है मूल्यवर्धन के कोई चांस ना हो। पिछला क्लास में समय तो मूल्यवर्धन ना हो, तो इसी में समेटा हुआ है। जैसे अंतिम वस्तु सेवा बोले, इसका मतलब ये होता है कि भाई इसमें मूल्यवर्धन के कोई चांस ना हो। कल परिभाषा बताए थे ना अंतिम वस्तु का, हो गया। उसे क्या कहते हैं बाबू? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। कोई दिक्कत? हेडिंग लगाओ। जीडीपी और सकल राष्ट्रीय, सॉरी, दोनों का हिंदी नाम या तो शॉर्ट लिखो, तो जीडीपी तथा जीएनपी में अंतर। हाँ, सकल घरेलू उत्पाद इसका हिंदी होता है। अभी तुम लोग एक बार दो बार सुना है तो। हाँ, जीडीपी तथा क्या लिखें, जीएनपी में अंतर। हाँ, हो गया। पहला आप लोग परिभाषा लिखना है दोनों का, दोनों परिभाषा समझ में आ रहा है ना? दूसरा हमसे अंतर लिख पाते हैं, दूसरा से। बोले, लिखिए, यह एक भौगोलिक अवधारणा है। जीडीपी में लिखना है। इट इज अ ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट। यह एक भौगोलिक अवधारणा है। इस तरफ लिखो, यह एक राष्ट्रीय अवधारणा है। यह एक राष्ट्रीय अवधारणा है। आगे जरा सोचो, दूसरा लिखो, इसमें देशी तथा विदेशी, इसमें देशी तथा विदेशी दोनों नागरिकों नागरिकों के उत्पादन को शामिल किया जाता है। इसमें लिखिए, इसमें केवल देशी नागरिकों के उत्पादन को शामिल किया जाता है। उत्पादन के स्थान पर आप आय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उत्पादन
को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, यह किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधि को किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है। इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहते हैं, क्या क्या उत्पादन हो रहा है, देश विदेश सब सब कर रहा है उसमें, तो सबको दिखाएगा, दर्शाता है, आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है। इस तरफ लिखना, यह किसी देश के आर्थिक कल्याण, कल्याण राष्ट्रवादी शब्द है बाबू, कल्याण किसी देश के लिए, किसी राष्ट्र के लिए प्रयोग किया जाता है। यह आर्थिक कल्याण को दर्शाता है। हो गया। एक अंतर और तुम लोग लिख पाया जाएगा, वो अभी नहीं, जब तुम लोग को प्रति व्यक्ति आय पढ़ा देंगे तब, क्योंकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है, वृद्धि होता है, जबकि जीडीपी में वृद्धि होगा तो कोई जरूरी नहीं कि प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो इस बात को भी तुम लोग यहाँ पे क्या कर लेना है, ऐड कर लेना। अगर बड़ा मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आगे और पढ़ाएंगे, तो एक आध दो पॉइंट और चर्चा करेंगे, तो एक दो को बात छोड़ देना, ठीक है। नंबर 1 हम दोनों का परिभाषा चिपका देना है, ठीक है। ऐसे ही कितना हो गया टोटल, 3, मतलब मेरा 3 हो गया और एक परिभाषा 4 हो जाएगा, और एक हो तो बड़ा क्वेश्चन में आएगा तो 5 को बहुत है क्या, 5 को बहुत है। चलिए हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते। देखो एक फॉर्मूला बताते हैं, जीएनपी बराबर, जीएनपी बराबर एक फॉर्मूला होता है बाबू, जीडीपी प्लस एनएफआईए, एनएफआईए। अब ये क्या चीज होता है, इसका मतलब समझो पहले, ये समझ में आ गया ना, जीडीपी समझ में आ गया, जीएनपी, एनएफआईए क्या होता है, इसका पहले नाम जान लो। इसको कहते हैं हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हिंदी में कहते हैं विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। निवल कारक क्या कहते हैं बाबू, आय कहते हैं। क्या होता है एनएफआईए, थोड़ा समझो। एक फॉर्मूला होता है एनएफआईए बराबर एक्स माइनस क्या होता है, पहले ध्यान से सुनना, एक्स माइनस क्या होता है, एम होता है। जहां एक्स क्या है, तो एक्स क्या है का मतलब हो गया कि भारतीय जो विदेश से आय अर्जित कर रहा हो, और दूसरा एम है बाबू विदेशी जो भारत में क्या कर रहा हो, आय अर्जित कर रहा हो। अब सुनो ध्यान से, एक फॉर्मूला है जीएनपी बराबर, मतलब कि जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर जीडीपी में से किसको हम लोग ऐड कर देते हैं, एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड मतलब विदेशी होता है, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। अब ये एनएफआईए क्या होता है, इसका मतलब एक्स माइनस एम होता है। एक्स का मतलब क्या होता है, भारतीय जो विदेशों से आय क्या कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, और एम का मतलब क्या होता है बाबू, विदेशी जो भारत में आय क्या कर रहे हैं। तो भाई विदेशी जो भारत में आय अर्जित कर रहे हैं वो अपना आय को यहाँ थोड़ी छोड़ेंगे, तो अपने यहाँ भेज देंगे ना। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं जीएनपी को। तो जीएनपी यानी जीडीपी प्लस, इसको तो अगर तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। इसका मतलब है कि जरा ध्यान से समझो, थोड़ा सा अगर समझो इसको कि एक्स माइनस नहीं होगा, कि अगर हम जीएनपी निकालना चाहते हैं, शुद्ध वाला निकालना चाहते हैं, तो हमारा देश में जो विदेशी जो काम कर रहा है उसका जो इनकम होगा उसको घटाएंगे। याद कर परिभाषा में उसको ऐड किए थे हम लोग, केवल नागरिक को ऐड किए थे ना, क्योंकि अगर यहाँ पे जीडीपी है इसका मतलब है कि यहाँ पे तो ये भी ऐड कर ले होगा,
तो एक्स का एम का जो वैल्यू है हम लोग क्या कर देंगे, लेकिन एक चीज में और था कि जो विदेश में रह करके हमारा नागरिक जो आय इनकम जो ग्रहण कर रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, यही दोनों तो था, यही तो बात था ना। तो ध्यान रखना ये दोनों जीडीपी और जीएनपी में अंतर है, और वो अंतर को लेकर के तुमको चार पांच को पॉइंट बताया, उसके अलावा ये थोड़ा अलग टाइप का अंतर है कि ये जो जीडीपी देख रहे हैं और ये जो जीएनपी देख रहे हैं, जीएनपी में जीडीपी के साथ साथ एनएफआईए को हम लोग ऐड करते हैं, और एनएफआईए का मतलब दो चीज, एक्स माइनस क्या होता है एम, एक्स का मतलब भारतीय जो विदेश से क्या प्राप्त कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात इसको हम लोग ऐड करेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, और जो हमारे यहाँ से जो भाई पैसा लेके जा रहा है, जो भी कंपनी है, टेस्ला है, फेसबुक है, जो भी आपसे यहाँ से जो पैसा कमा रहा है वो बाहर लेके जा रहा है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, तभी तो हम लोग इसको बोलेंगे ना बाबू कि हमारा क्या है ये सकल राष्ट्रीय, बात को समझ में आ रहा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, बताओ किस में से क्या घट, लिखवा दे इसको। तो तुम लोग लिखवाए क्या, ऐसे ही तो लिखना है, लिखो नीचे से जी एन पी बराबर, ये फॉर्मूला याद रखना, यहाँ से कैसे ऑब्जेक्टिव बनाएगा वो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन बनाएगा पक्का, और बनाएगा तो तुम लोग पकड़ लेगा। लिखो जी एन पी बराबर जीडीपी प्लस एन एफ आई ए। अब एन एफ आई ए क्या है इसको जरा एक्सप्लेन कर दो। ये परिभाषा लिख लिए, मतलब ये पहले लिख ले पूरा, तो उसके नीचे लिखो ना एन एफ आई ए, उसका फुल फॉर्म लिखो पहले, हो सकता है एग्जाम में यही पूछ दे। हाँ हाँ, पहले फुल फॉर्म इसका, इतना भी तुम लोग नहीं लिख पाता है, भोंडू प्रसाद आ गया है। पहले ही बाबू पीछे, पहले इसका पहले इंट्रो तो करवाओ, फॉर्मूला लिखा उसके नीचे एन एफ आई ए, ऐसा लगता है कॉपी में हम इतना देर में लिख देते, बराबर लिखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, उसका हिंदी लिखो। हो गया, तब बताओ एन एफ आई ए बराबर एक्स माइनस एम, तो फॉर्मेट में सर कैसे लिखेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सीखेगा ना, लिखा ही। अब उसके नीचे लिखो जहां एक्स बराबर भारतीय जो विदेश से आय अर्जित कर रहे हैं, आय अर्जित कर रहे हैं, और ये भी लिख दो कर रहे हैं, कोई व्यक्ति कंपनी कुछ भी हो सकता है। हो गया, भारतीय इंडियन, अब अगर इतना समझ में आ गया है तब आप लोग प्रति व्यक्ति आय समझने के काबिल हो गए हैं। किसी को डाउट है तो पूछो। हाँ, नहीं, भारत में आय अर्जित कर रहे हैं, विदेशी कहीं भी हैं तो आय यहाँ नहीं रखेगा, वो अपने देश में रखेगा। विदेशी का मतलब होता है किसी दूसरे देश के नागरिक। कोई दिक्कत, चलो तो हेडिंग लगाओ हम लोग, अब तो बहुत कुछ सीख गया। हो गया, सुनो क्या होता है एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। घिसावट, ये क्या लिखा हुआ है बाबू, घिसावट, टूट फूट, अपने मुझे रहा तो टूट फूट लिख सकते हैं। अब पहले सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या, एनएनपी मतलब कि कौन सा पढ़ रहे हैं बाबू, शुद्ध राष्ट्रीय
उत्पाद पढ़ रहे हैं। और जीएनपी का मतलब क्या है? अभी जो हम पढ़े राष्ट्रीय आय ही था, याद करो बताए थे। अब सुनो, जीएनपी कहने का मतलब हो गया कि हमारा नागरिक देश में या तो विदेश से जो आय प्राप्त कर रहा है, उसी आय को क्या करेंगे? जीएनपी कहेंगे। आय प्राप्त करने के लिए उत्पादन क्या करेगा, तब ना उसका बिकेगा, तब ना उसका आय मिलेगा। अब सुनो ध्यान से, अगर मान के चलो कि हम भारत के नागरिक है, जीएनपी में योगदान दे रहे हैं, कोई फैक्ट्री वगैरह खोले हुए हैं, तो हमारा फैक्ट्री से इतना उत्पादन हो रहा है भाई, उसको काउंट करके जो है जीएनपी में शामिल किया जा रहा है। तो कुछ लगाए भी तो है हम ना। अच्छा भाई, मान के चलो कच्चा माल खरीदे होंगे, सपोज करो कि कपड़ा बनाने वाला कंपनी है, तो हमको कच्चा माल खरीदेंगे हम। जो मशीन है वो घिसेगा, टूटे फूटेगा, उसका मरम्मत में मेंटेनेंस में पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा? अगर इसको हटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, मतलब कि जो राष्ट्रीय आय था सकल राष्ट्रीय आय था, उत्पाद था, उसमें से अगर हम घिसावट को, मतलब पूंजी आपका पूंजी हो गया, प्लस में जो आप कच्चा माल जुटा रहे हैं उसके लिए पैसा खर्च करें वो हो गया, प्लस में मशीन का घिसावट हो गया, आप वेतन दे रहे हैं लेबर को, चार को बताया था ना कारक वाला, उत्पादन के चारों कारक, उसमें जो आप व्यय खर्च कर रहे हैं उसको अगर माइनस कर दीजिएगा, वही क्या निकल के आ जाएगा बाबू? एनएनपी। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? एकदम शुद्ध वाला, ये कहते हैं एकदम बचत हो गया, सब काट छाट के। जैसे अभी प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ऐसे तो निकालते हैं, कितना लगाए थे उसको भी हटाओ, अभी मेरा शुद्ध रूप से हो गया। एक बार पुनः समझो, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, ध्यान से सुनो। जब देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीएनपी में, इसका मतलब देश के नागरिक देश में या तो विदेश में जो आय अर्जित कर रहे हैं उसी को जीएनपी कहते हैं। उसमें से जो आय अर्जित करने में कुछ पूंजी लगाए हुए ना, कच्चा माल खरीदे होंगे, वेतन दिए होंगे, उत्पादन के चार को फैक्टर बताया तो पैसा खर्च किए होंगे। अच्छा मशीन है तो मशीन में घिसावट हो रहा है, अरे कुछ समय के बाद मशीन खराब हो जाएगा तो एक बार पैसा लगेगा ना, तो कुछ तो कम घिसावट हो, तो एक हिस्सा तो यहाँ पे आपको हम हमारा खर्च हुआ कि नहीं हुआ? अगर उसको घटा देंगे, उसको अगर माइनस कर देंगे जो हम उसके ऊपर खर्च किए हैं, तब जो मेरे पास जो पैसा बच गया है उसी को क्या कहा जाएगा बाबू? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। तो जब हम कमाए और जितना हम कमाए और उसमें जितना हम पूंजी लगाए थे, जो हम व्यय किए थे, खर्च किए थे, घिसावट में, टूट फूट, वेतन देने में, लेबर देने में, कहीं से पूंजी लिए तो उसको ब्याज देने में, उस सब को माइनस कीजिएगा, तब जो आंसर निकल के आएगा वही को हम क्या कहेंगे? इस शुद्ध वाला है। तो सबसे बड़ा हो गया जीडीपी, उससे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? जीएनपी, और उससे भी थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट कौन हो जाएगा? एकदम शुद्धता के साथ हो गया। आई बात समझ में? समझा दीजिएगा आप, लिखवा दे इसको, देखो समझा दीजिएगा, मतलब बिहार बोर्ड को समझाना है, ठीक है? ऐसे तो नहीं मास्टर बन जाना फिर, हमारा भी लिखो, एनएनपी हेडिंग लगा लिए हैं, पहले डिफिनेशन लिखो, लिखिए। जब जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तीन चार वर्ड पढ़ना, जीडीपी जीएनपी सभी की जगह पढ़ा दिए हैं, क्लियर हो जाएगा। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद ब्रैकेट में जीएनपी, जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद ब्रैकेट में जीएनपी में से घिसावट या टूट फूट या व्यय, व्यय मतलब खर्च होता है, एक्सपेंडिचर कहते हैं इसको, व्यय, ब्रैकेट में लिख लो क्या क्या व्यय होगा। ब्रैकेट में लिखो कच्चा माल की कीमत, कच्चे माल की कीमत, रॉ मटेरियल, कॉमा, वेतन, अब भाई लेबर रखेंगे उसको देना पड़ेगा ना, ब्याज, मशीनों की मरम्मत, डॉट डॉट कर दो, और भी अगर कर्मचारी स्टाफ वगैरह रख ले तो उसके लिए ब्रैकेट बंद कीजिए। में से क्या लिखे? में से के बाद क्या लिखे थे? सेंटेंस बोलो, सही कर देते हैं। को घटा दिया जाता है, को घटा दिया जाता है तब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है।
तब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। हो गया। नीचे से लिखो एनएनपी बराबर, अब तुम लोग इस सबसे परिचित हो जाओ, एनएनपी, जीडीपी, जीएनपी, इसको लिखो जल्दी। बारिश हो रहा है ना, लेकिन तुम लोग बारिश में भी आ जाता है ना, ज़्यादा हाई लेवल नहीं लगता है ना, एक ही एक्सप्लेन कर रहे हैं ठीक ठाक से ना, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में थोड़ा सा जो है कैमरा के सामने हम नहीं आते, अब तो खैर लग रहा है कि ऑनलाइन वाला बच्चा भी सब सामने बैठे नहीं, तो डांट लगाते लगता है उसे भी सुनता होगा। और सबसे बड़ी चीज़ रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट के साथ किसी को सीखिएगा तो वही आदमी विकास करता है। हो गया, इसको लिख लिया ना, तो हो गया एनएनपी। अब हेडिंग लगाओ प्रति व्यक्ति आय। नहीं तो फिर पता है इतनी सुन अगले के पढ़ाते तुमको समझ में नहीं आता, दिक्कत होता। प्रति व्यक्ति आय, शॉर्ट में पीसीआई कहेंगे इसको, पर कैपिटा इनकम। देखो इसी को ठीक से समझना है, ठीक है, और इसी से प्रश्न बड़ा बड़ा मार्क्स में पूछता है। ठीक है, क्या पूछ देता है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में संबंध स्थापित करें। क्या प्रति व्यक्ति आय का संबंध देश की कुल जनसंख्या से है या नहीं, इस प्रकार से प्रश्न यहीं से आता है। सुनो, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगा बाबू, इसके लिए साधारण सा फॉर्मूला है, देश के कुल राष्ट्रीय नेशनल इनकम को काउंट करना, अर्थात जीएनपी को काउंट करना है, बटा देश की कुल क्या, अगर आप देश के कुल राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो जो भागफल निकल के आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, और यह औसतन होता है। क्या होता है बाबू, जैसे तुमको बताए थे कि बताओ वर्तमान समय में भारत में रहने वाले लोगों के प्रति व्यक्ति आय कितना है, 2,40,000 बताए थे। 2 लाख कितना बताए थे बाबू, 40,000, भुला गया। पिछला क्लास में बोले थे वीडियो देख करके लिख लेना है, तो वीडियो अपलोड हुआ नहीं है, अपलोड आज हो जाएगा, देख के लिख लेना है। क्या लगता है कि हर व्यक्ति का जो सालाना आय है, और ये सालाना होता है, सालाना आय है तो 2,40,000 है, नहीं, किसी का ज्यादा है, देखो अब अम्बानी वगैरह को बहुत ज्यादा है, किसी का कम है, तो ये जब भी निकलता है तो औसतन निकलता है, एवरेज निकलता है। जैसे किसी का अगर 10 है, 9 है, 8 है, किसी का 3 4 है, 2 है, तो एवरेज बीच का 5 6 बताएगा। तो ध्यान रखना 2,40,000 हम कर रहे हैं, यह औसतन है, और यह कितने दिन का होता है बाबू, तो कितने दिन का होता है, तो अगर परिभाषा कहेगा तो बता दीजिएगा, लिखो। नहीं नहीं, पहले परिभाषा लिखो, लिखिए। जब देश के जब देश के कुल राष्ट्रीय आय को को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तो प्राप्त भागफल प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, कहलाता है।
हो गया? क्या लिखे? प्रति व्यक्ति आय कहलाती, सॉरी कहलाती से होगा वो, नहीं कहलाती है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग है ये। ऐसे तुम लोग बुक बुक पढ़ती है ना, सुना तो लगा तुमने किताब पढ़ती है। किताब में जो देवनागरी होता है उसके साथ तुम लोग जो है करेक्शन करते रहना है। और क्योंकि किताब ऑथेंटिक है और किताब में ही शुद्ध शुद्ध लिखा रहता है, हम लोग केवल समझाएंगे, ऐसे कोशिश करते हैं कि गलत ना हो, लेकिन फिर भी जहाँ पे त्रुटि हर जगह है। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अभी नहीं, अब बाद में देख लें तुम लोग। नीचे से सब ये वाला फॉर्मूला लिखो, प्रति व्यक्ति आय बराबर कहलाता है, सता है, मतलब हम सही थे ना। अरे अभी कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम तक टू टंच हो जाना है। लिखो, ये नीचे लिखो। उतना शुद्ध शुद्ध आता तो हम अब लोग कभी कहीं पे राइटर नहीं बन जाते, बैठ के छापी करते किताब। प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल राष्ट्रीय आय बाई देश की। मतलब अगर तुम लोग का कॉपी अगर सेलेक्ट हुआ तो या मान के चलो कि सब पर भी देखा जाएगा कि भाई कहाँ पे क्या है, कहाँ पे किया है। इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा बुक को सजेस्ट करते हैं, उसको देखते रहना। हो गया? चलो सुनो ध्यान से, आप जो मेन बातों को समझाना है, जहाँ से प्रश्न बनता है, देखो ध्यान से। क्या तुमको लगता है बाबू प्रति व्यक्ति आय तथा देश के कुल राष्ट्रीय आय में कुछ संबंध तुमको दिख रहा है? तो नाम सुना समानुपाती या व्युत्पन्नपाती का? बताओ तो कैसा संबंध है, समानुपाती है कि व्युत्पन्नपाती है? अगर देखो सीधा सीधा रहा तो उसको समानुपाती कहते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है ना, ये तो मैं जानवे करता तुम लोग। भले हम साइंस और आर्ट्स पढ़ाते हैं, लेकिन मैथ में रहता तो बुझाता ही है कि कोई भी ऊपर है उसके नीचे कितना होता है, एक होता है। तो देखो सीधा दिमाग लगाओ, प्रति व्यक्ति आय और देश की कुल राशि आय, तो बराबर के वो भी उस ऊपर में है, ये भी ऊपर में है, अंश में दोनों है। तो अगर सीधा रहेगा तो उसके लिए एक वर्ड प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं बाबू? समानुपाती। समानुपाती मतलब कि जिस अनुपात में ई बढ़ेगा वही अनुपात में कौन बढ़ेगा? हाँ, अगर इसे 2 से गुना कीजिएगा तो वही 2 से गुना हो जाएगा, उसका भी प्रभाव उतना ही जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा क्रॉस हो जाए तब, उल्टा हो जाए तब, जैसे यहाँ देखो प्रति व्यक्ति आय और देश की कुल जनसंख्या के बीच कैसा रिलेशन है? सीधा है कि उल्टा वाला है? उल्टा वाला ना है। इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे व्युत्क्रमानुपाती। मैथ नहीं पढ़ी तुम लोग? इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको कहते हैं। 11 क्लास में मिलेगा तुमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वहां पे पढ़ना ठीक ठाक से। तो उल्टा देखो ध्यान से। अब उल्टा में क्या होता है कि अगर ई बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा, तो ई क्या हो जाता है? कमता है। उल्टा के साथ ऐसा होता है। अब अगर मान के चलो कि घटेगा तो ये क्या हो जाएगा? सीधा में क्या है कि अगर ये घटेगा तो ये भी क्या होगा? समानुपाती संबंध सीधा होता है कि अगर हम बढ़ेंगे तो तुम भी बढ़ेगा, और हम घटे तो क्या होगा? इसका मतलब है कि अगर कुछ हम कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं उसको ध्यान से समझो। अगर मान के चलो कि देश के राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा घटेगा? लेकिन अगर देश के जनसंख्या अगर बढ़ेगा बाबू तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? समझ रहे बात को ना? अरे बड़ा नंबर से भाग मारिएगा तो अंतर छोटा कर देगा ना। अगर 10 से नीचे 2 है तो आंसर 5 आ रहा है, और 10 से नीचे 5 आंसर 2 आएगा, तो नीचे वाला बढ़ रहा है, आंसर छोटा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस बात को ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है तुमसे, और यही क्वेश्चन घुमा देता है कि बताइए प्रति व्यक्ति आय और देश की कुल राष्ट्रीय आय में क्या रिलेशन स्थापित कीजिए, तो यही बात तो बताना होगा। प्रति व्यक्ति आय तथा देश के राष्ट्रीय आय में समानुपाती संबंध होता है, अर्थात राष्ट्रीय आय बढ़ने पर वहां के रहने वाले लोगों के प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? और बड़ा बड़ा क्वेश्चन तुम कहीं से भी धारा प्रवाह की तरह से शुरू कर देगा। अब बताओ प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो लोगों के जीवन क्या होगा? अरे आय बढ़ेगा तो लोगों के जीवन स्तर ऊंचा नहीं होगा? मतलब आय बढ़ेगा तो बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य में खर्च करेंगे, जीवन स्तर ऊंचा होगा। जीवन स्तर ऊंचा होगा तो मिलेगा कि आर्थिक विकास की बढ़ोतरी मिलेगा। ये तो बताया था तुमको, आर्थिक विकास। तो यहां से रिलेट करके आर्थिक विकास को क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए राष्ट्रीय आय किस प्रकार से आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, तो यही सारा लेकर के आंसर देना होगा। आ रही बात सही में? और यहाँ पे लगता है कि अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम उस पर करेंगे चर्चा, लेकिन कुछ रिलेशन समझ में आया? इसको लिख लिए हैं, एक लाइन लिख लो नीचे।
देखिए, राष्ट्रीय आय बढ़ने पर, पहले ऐसे लिखो एक मिनट, राष्ट्रीय आय तथा, अरबिक लिखना, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के बीच समानुपाती संबंध होते हैं। समानुपाती संबंध होते हैं, अर्थात अर्थात किसी देश के राष्ट्रीय आय बढ़ने पर, एन आई लिखो ना, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय बढ़ने पर उस देश में लिखना, उस देश में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ता है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो यही आंसर दे देना वहां। चलो नेक्स्ट लिखो, आय बढ़ता है। देखिए, नेक्स्ट एरो पे लिखो, प्रति व्यक्ति आय तथा तथा जनसंख्या के बीच, देश की जनसंख्या लिखना, देश की जनसंख्या के बीच, देश की जनसंख्या के बीच व्युत्क्रमानुपाती, ये पढ़े देखो, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अर्थात अर्थात देश की जनसंख्या बढ़ने पर, अर्थात देश की जनसंख्या बढ़ने पर वहां के लोगों का प्रति व्यक्ति आय घटता है। घटता है ना, घटता है। नेक्स्ट एरो, प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश का सालाना तथा औसतन होता है, एवरेज, औसतन होता है। ये तुम लोग को जब आंसर राइटिंग करेगा तो काम देगा कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो परिभाषा दे देना है। और वह इस बात जैसे ही कोट कीजिएगा तो फुल मार्क्स मिलेगा, कहीं नंबर नहीं कटेगा। और अगर इकोनॉमिक्स में अगर आप इंप्रेशन दे देंगे तो इसका असर अन्य सेगमेंट में पड़ेगा। वो जान जाकर अच्छा बच्चा कॉपी चेक कर रहे हैं तो फिर उसका जो पेन चलना शुरू हो जाएगा तो फिर पूरा में कहीं पे अगर कमी भी रहेगा वो पूरा कर देगा। हो गया। अब अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय, तो देख लें कि दोनों में क्या संबंध है, राष्ट्रीय आय और इसमें क्या संबंध है। अब दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस को देख लेते हैं, दोनों में अंतर है। लिखो, हेडिंग बनाओ। देखिए, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें। हो गया। लिखो एक तरफ राष्ट्रीय आय, दूसरा तरफ प्रति व्यक्ति आय। हो गया। पहला में परिभाषा लिख देना, दोनों में एक राष्ट्रीय आय का परिभाषा चिपका देना है और इधर किसको चिपका देना है, प्रति व्यक्ति आय को, जो भी लिखवाए थे ना। तो एक जगह को छोड़ दो परिभाषा के लिए। चलो दूसरा देखो, अब सुनो ध्यान से।
ये दोनों अंतर है पूछना है बाबू। ये दोनों है प्रति व्यक्ति आय है और ये क्या है, राष्ट्रीय आय है। लिख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय। चलो देखो, राष्ट्रीय आय में तुमको नहीं लगता है कि देश के नागरिक को शामिल करते हैं प्लस देशी नागरिक, सॉरी देश में आ प्लस कहाँ बात चलता है, विदेश में चलता है बात, ये दोनों जगह चलता है। और अगर प्रति व्यक्ति आय की बात कीजिएगा तो यह पूर्ण रूप से अब केवल देश की बात होता है, अर्थात यह कैसा है, राष्ट्रीय नेचर का होगा। फिर सुनो ध्यान से, क्या हम लोग करने जा रहे हैं, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर। पहला तो परिभाषा दे देना है। देखो प्रति व्यक्ति आय से याद करो, बताया था तुम लोग को HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक है, किसी को याद, मानव विकास सूचकांक को मापने के लिए उसका 3 सूचक बताए थे। शिक्षा बताया गया था, जीवन स्तर बताया गया था, वो प्रति नहीं, शिक्षा सुभाष प्रति व्यक्ति आय था, अर्थात इससे किसकी माप किया जाता है, मानव विकास सूचकांक के बारे में, जीवन स्तर के बारे में कहाँ जानकार, कौन जानकारी देता है, प्रति व्यक्ति आय। तो यह क्या बताएगा, राष्ट्रीय आय अगर बढ़ता है बाबू तो देश के स्थिति मजबूत होता है, देश के आर्थिक स्थिति क्या होता है, मजबूत होता है, देश में रोजगार वगैरह बढ़ता है। तो दूसरा अंतर लिखो, लिखिए, पहले इस तरफ लिखो तब उधर लिखाएंगे। हाँ, प्रति व्यक्ति आय लिखिए, मानव विकास सूचकांक HDI कौमा जीवन स्तर सूचकांक इत्यादि को मापा जाता है। एक बार फिर से लिख लो, फिर से लिख लो एक बार, ठीक है, इससे छूट गया लगता है आगे ना, एक बार फिर से लिखो, इससे मानव विकास सूचकांक, उस तरफ पहले लिखना है तब इधर लिखवाएंगे, प्रति व्यक्ति में इससे मानव विकास सूचकांक कौमा जीवन स्तर को प्रदर्शित किया जाता है। इस तरफ लिखना, इससे देश की आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, यह, अच्छा इस तरफ हो गया ना उसका, है हाँ, इस तरफ लेफ्ट साइड लिखना है, लेफ्ट साइड में लिखना है राष्ट्रीय आय, इसमें लिखना है यह नागरिक आधारित होता है, यह नागरिक आधारित होता है। इस तरफ इसमें राष्ट्रीय आय तथा देश की जनसंख्या समाहित होती है। अच्छा एक बात बताओ कि जहां पे प्रति व्यक्ति आय अगर ज्यादा होगा वह देश विकसित होगा कि अर्ध विकसित होगा कि विकासशील होगा, विकसित होगा, बात समझ रहे ना, जहां पे पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा वो देश क्या होगा, और उस सबसे जैसे कम होगा उस सबसे क्या होगा, अर्ध विकसित, विकासशील, पिछड़ा होगा, समझ बात को ना।
हाँ तो मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, जिसका बताओ कि प्रति व्यक्ति आय है तो तैसे भाई विकसित कहीं आय ज्यादा होगा। ऐसा थोड़ी कि जिसका प्रति व्यक्ति आय है, जहाँ के आदमी के पास इनकम अच्छा खासा है, वो पिछड़ा हुआ है। क्यों पिछड़ेगा भाई? फॉक्स थोड़े को पिछड़ेगा। हेडिंग लगाओ, जीडीपी वृद्धि दर। जीडीपी वृद्धि दर, इंग्लिश में कहते हैं इसको जीडीपी ग्रोथ रेट। हो गया? क्या होता है? अरे लिख लो थोड़ा। बोले? लिखिए। वर्तमान समय के जीडीपी तथा तथा पिछले वर्ष के जीडीपी, पिछले वर्ष भी दे सकता है, पिछले दशक भी दे सकता है। जितना साल पहले के निकालना है उतना के निकाल सकते हैं। क्या लिखे? पिछले वर्ष के जीडीपी, पिछले वर्ष की जीडीपी के, पिछले वर्ष की जीडीपी के प्रतिशत अंतर को, प्रतिशत अंतर को क्या कहते हैं? जीडीपी वृद्धि दर कहते हैं। हो गया? पैराग्राफ चेंज करना। यह धनात्मक या ऋणात्मक, या धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है। थोड़ा समझो ध्यान से कैसे। जैसे मान लेते हैं बाबू कि 2025 है, यहाँ जो जीडीपी जो है पहले तिमाही में देखा गया जीडीपी, तो सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 10% था। कितना था बाबू? 10%। अब थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि भाई पिछला से कितना बढ़ा, तो 2024 में देख लेते हैं। तो 2024 में जीडीपी था, उसको देखा गया मान के चलो कि 8% वृद्धि दिख रहा तुम लोग को? कितना का वृद्धि दिख रहा है? 2 का। लेकिन ऐसा हो जाए, ये तो पहला एग्जाम्पल हुआ, ऐसा हो जाए कि मान के चलो 2025 में जो है जीडीपी है, पहला क्वार्टर वन का ले लेते हैं, सपोज करो 20, 20 नहीं, 20 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 8% है। कितना है बाबू? और 2024 में जब हम, वही डेटा हो जाएगा ना। थोड़ा सा और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2024 का ले लेते हैं और इसको 2022 कर देते हैं। जीडीपी इसको मान लेते हैं कि 10 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 10%। तब कितना होगा बताओ? तब जो होगा ये निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा? -2%। तो धनात्मक हो सकता है, यहाँ तो +2 दिखा रहा है ना, यहाँ कितना दिखा रहा है? -2। तो धनात्मक भी हो सकता है, क्या हो सकता है? कैसे होगा? समझ में आ रहा बात? अगर मान के चलो कि अगला साल, जैसे ये साल जितना जीडीपी मेरा है और अगला साल बढ़ गया, तो धनात्मक की ऋणात्मक होगा। और अगर कम गया तो, जैसे कि कोरोना टाइम आया था तो सब काम बंद हो गया था, तो बताओ उसमें जीडीपी जो है हम लोग का ऋणात्मक हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग बैकअप किए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तो हम लोग का फिर से जीडीपी क्या हो गया? बढ़ गया। इसका एक फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं इसको, नीचे से कोई एग्जाम्पल लिख लो तो जल्दी से, इस एग्जाम्पल को जल्दी से लिख लीजिए। हाँ इसको 22-23 कर देते हैं।
तो कहीं अगर सेपरेट आ जाए ऐसा क्वेश्चन कि जीडीपी वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं, तो उसका यही परिभाषा देना है और एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल के साथ उसको बता देना है। और 2025 में कितना ग्रोथ रेट है उसको गूगल करके देखना तुम लोग। ये तो हम रैंडम एग्जाम्पल ले लिए ना है। 24 में कितना था, 23 में कितना था, हर जगह के गूगल मिल जाएगा, तुम गूगल में सही चीज सर्च करो। 23 में क्या है, 24 में क्या था, उस आधार पर अगर आंसर तुम देगा वहां पे तो तुम्हारा आंसर और बेहतर होगा। हो गया। नीचे से लिखो जीडीपी वृद्धि दर बराबर जीडीपी, फॉर्मूला लिखाएंगे, जीडीपी वृद्धि दर बराबर वर्तमान समय का जीडीपी वर्तमान समय का जीडीपी माइनस पिछले वर्ष का जीडीपी बटा, फिर से पिछले वर्ष का जीडीपी, नीचे बटा में लिखना। हाँ नीचे बटा में फिर से लिखो, वर्तमान में से एक बार घटाएं, आगे उससे तो भागा देंगे, पिछले वर्ष का जीडीपी गुना 100, तभी परसेंट में आएगा आंसर। पिछले वर्ष का जीडीपी गुना 100 हो गया। तो अभी जितना है पिछला साल से घटाएंगे और फिर वही वाला से भागा मारेंगे, गुना 100 करेंगे, जो आंसर आएगा तब तुमको निकालने के लिए दे देगा। बताओ 2024 में जीडीपी इतना है, 2023 में इतना था, तो बताइए कि वर्तमान में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है। आराम से बता देंगे। वर्तमान में पहले लिखना है, फिर उसमें माइनस करना है जो पिछले साल वाला है, और वही से भागा दे देना है, गुना 100 कर देना है, आराम से बन जाएगा। हो गया, गलत समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बार देखो तो थोड़ा सा एक चीज और उसमें हम बता दें तुम लोग को, अभी उसको थोड़ा सा तुमने सुन लो क्योंकि वो थोड़ा काम की चीज है। जो जीएनपी जहाँ पे बताए थे वहां पे कुछ लिखना नहीं है, खाली ध्यान से सुन लो। एन एफ आई ए बराबर क्या बताए थे बाबू, एक्स माइनस एम। देखो इस ध्यान समझो, एक्स क्या था, भारतीय लोग जो विदेश से आय अर्जन कर रहे थे, और एम क्या था, विदेशी जो भारत से लेके जा रहे थे। तो दोनों में ज्यादा कौन है, इसको थोड़ा समझ लो कि भाई हमारे देश से विदेशी लोग आकर ज्यादा पैसा बाहर लेके जा रहा है कि हम लोग ज्यादा कमा रहे हैं। तो ध्यान रखना, भारत के संदर्भ में जो है एक्स हमेशा एम से छोटा होता है। एक्स क्या होता है बाबू, हमेशा एम से क्या होता है, छोटा। मतलब विदेशी लोग हमारे यहाँ से ज्यादा लेके चल जा रहे हैं पैसा कौड़ी, उत्पादन करके बेच बाच करके, और उसके तुलना में जो हम लोग का जो नागरिक है विदेश में काम कर रहा है उसकी एवज में क्या है, कम है। ये दिक्कत है। तो अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पे हो रहा है, तो फॉर्मूला बताए थे जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस क्या बताए थे, एन एन एफ आई ए। अब देखो ये दोनों बराबर कब होगा, जब ये जीरो होगा तब ना बाबू, क्योंकि फॉर्मूला एन एफ आई ए मान लेते कि जितना कमा रहे हैं बाहर में हम, उतना ही हमारे देश से निकला, तब ना इसका आंसर जीरो आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जीएनपी और जीडीपी दोनों बराबर हो जाए, इसका मतलब हमारा एन एफ आई ए कितना होना चाहिए। तो कहीं अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव बना देगा कि यदि किसी देश के जीएनपी और जीडीपी दोनों बराबर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि जितना हमारे देश से विदेशी आय लेके जा रहे हैं उतना ही मात्रा में विदेश से भी हमारे भारत में क्या आ रहा है, इनकम हो रहा है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये नहीं है, गलत है। भारत देश में क्या होता है कि ये निगेटिव में हो जाता है, ये ज्यादा कमा लिया, मतलब ये 10 कमा रहा है, ये 5 कमा रहा है, तो यहाँ पे -5 हो जाता ना है, ये दिक्कत हो जाता है। यहाँ अगर -5 कीजिएगा तो इसका वैल्यू जो है इसमें घटेगा कि जुटेगा, घटेगा। और जब घटेगा तो इसका मान कमेगा कि ज्यादा होगा, कम जाएगा ना। तो अगर ऐसा पूछेगा कि बताओ भारत के सर में जीएनपी बढ़ा कि जीडीपी बढ़ा, कौन बड़ा होगा, जीडीपी बड़ा होता है। जीएनपी क्या होता है, क्योंकि जीडीपी में हमारे देश में सारा प्रोडक्शन को शामिल किया जाता है, ये क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और ये नहीं समझ में आया क्या, थोड़ा सा देखो समझ में आ जाना चाहिए, तभी तो टफ चीज नहीं है ये। अगर इतना समझ में आ गया तो कौन सा बड़ा बात है। हमारा अर्थव्यवस्था में अगर विदेशी लोग काम कर रहा है, वहां से फायदा उठा रहा है, उसको जीडीपी कहते हैं। और हमारा लोग जो कमा रहे हैं विदेश में उसको जीडीपी कहते हैं। तो तुम मुझे पता लग रहा है कि वो हमारा कम है और वो लेके चल जा रहा है ज्यादा, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था बढ़ा, जीडीपी बढ़ा, और जीडीपी इस तुलना में क्या हो जाएगा,
छोटा। अमेरिका में सब उल्टा हो जाता है, वही चलते वहाँ सारा धन जो है एकत्रित हो जाता है। समझ गए इसको? तो एक अंतर लगता है कि जीएनपी और जीडीपी में एक अंतर ये भी हो जाएगा कि भारत के संदर्भ में जो जीएनपी होता है वह कम होता है, और उस तरफ लिखना जीडीपी वाला में लिखना है क्या कि भारत के संदर्भ में जीडीपी क्या होता है, ज्यादा होता है। आई बात समझ में? जीएनपी और जीडीपी वाला टॉपिक जहाँ पे पढ़ रहे थे हम लोग, वहाँ पे एक अंतर और उसमें ऐड कर देना है कि भारत के संदर्भ में जीडीपी क्या होता है, ज्यादा, और जीएनपी क्या होता है, एक तरफ ज्यादा एक तरफ संदर्भ में कम लिख देना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कल हमको बताना, फिर से इस पर चर्चा करेंगे। दो टॉपिक और आ गया बाबू, एक रह गया है बिहार के आय और एक रह गया राष्ट्रीय आय की गणना। छोटा छोटा टॉपिक है, ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है, कोशिश करेंगे कल उसको हम खत्म कर दें। क्या फिर खत्म? हाँ, ये तीसरा चैप्टर में आ जाएंगे। हाँ, अब आप लोग एक चैप्टर का टेस्ट के लिए तैयार रहो, किसी दिन भी आपका टेस्ट हो सकता है।